ये लोग किधर गए? ये किसकी कॉपी वगैरह? हाँ भाई दोस्तों, ये जो पहले बात की है, अलहदा जैसे पहली स्टेज वाला कम्युनिज्म शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ? इसलिए कि कम्युनिज्म क्या है? पंजाबी में तो उसे सांझीवालता बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? साम्यवाद। 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 साम्यवाद की पकड़ आपके मन में कैसे कैसे है, ये मैं नहीं जानता। तो मैं प्रयास करूंगा कि जो ये कैपिटलिज्म का मामला है, ये गंभीरता के साथ विचार करने का अवसर मिले सभी को। ये बिल्कुल नई धारणाओं के आधार पर है। जैसे आप शब्द इस्तेमाल करते हैं मनी, तो आपके मन में मनी का क्या कंसेप्ट है? आप शब्द इस्तेमाल करते हैं वेल्थ, उसका क्या अर्थ है? आप शब्द इस्तेमाल करते हैं कैपिटल, उसका क्या अर्थ है? जैसे फलसफे में कल शुरू के लेक्चर में मैंने कहा था, फिलॉसफी, आउटलुक एंड आइडियोलॉजी को एक ही बात समझते हैं लोग, कहा था ना कल, मगर वो एक नहीं है। इसी हिसाब से आम जनता को वो कहते हैं, मेरा कहने का मतलब यही था, ऐसे काम नहीं चलता इसमें। वेल्थ एक अलहदा कंसेप्ट है, मनी अलहदा कंसेप्ट है, कैपिटल अलहदा कंसेप्ट है। अगर कैपिटलिज्म समझना है तो पहले ये कंसेप्ट आपको समझ आने चाहिए, इनकी परिभाषा, इनकी डेफिनेशन आपके मन में आनी चाहिए। फ्यूडलिज्म के ज़माने में तजारत हो रही थी। फ्यूडलिज्म के ज़माने में कौन सी क्लास आगे बढ़ रही थी? राजे तो राज कर रहे थे, मगर आगे कौन बढ़ रहा था? जो लोग प्रोडक्शन करने लगे, उससे पहले वो क्या काम करते थे? वो मर्चेंट कैपिटल था, व्यापार करने वाला सरमाया था। इस बात को भी समझना पड़ेगा, मर्चेंट कैपिटल क्या था, व्यापार का सरमाया, प्रोडक्टिव सरमाया कैसे बन गया। ये जो 5-10 शब्द मैंने कहे हैं, इनके बारे में आपके मन में क्लैरिटी है या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर क्लैरिटी है तो इससे आगे बात शुरू करें, नहीं तो पहले इनको डिस्कस करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं, वेल्थ का और कैपिटल का अंतर क्या? दोनों एक है? नहीं, एक नहीं है।
वेल्थ का वो पार्ट कैपिटल बनता है, वेल्थ का वो पार्ट कैपिटल बनता है जो पैदा करने के, वो फिर नया शब्द आ जाएगा, जो साधन हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उन पर खर्च किया जाता है और जो मजदूरी अदा करने के ऊपर खर्च किया जाता है उसको कैपिटल कहते हैं। इस प्रोसेस में जो बढ़ोतरी आती है, इस प्रक्रिया को कैपिटलिज्म कहते हैं। अगर इस बात का कि आप वेल्थ को ही कैपिटल समझते रहेंगे तो फिर आप, ये धारणाएं हैं जो जिनके आधार पर कैपिटलिज्म को समझना है, ये वैसा ही है जैसे कल फलसफे के लेक्चर में कुछ टर्म्स आई थी ना, शब्द आए थे। अगर वो शब्द आपको समझ नहीं आएंगे तो फलसफा आज तो प्रैक्टिकल रूप में आपको जो आपके सवालों के जवाब थे वो मिल गए ना। इसी हिसाब से जो ये शब्द है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, उसकी समझ तब आएगी अगर आपको ये शब्द 10-12 शब्द समझ आएं। मैंने पहला कहा कि वेल्थ पूरे धन को कहते हैं। वेल्थी होना, धन का मालिक होना है, अमीर होना है। अमीर और कैपिटलिस्ट के भीतर अंतर होता है। व्यर्थी तो कोई प्रोफेसर भी हो सकता है कि एवरेज से ज़्यादा कमाई हो उसके पास, मगर वो किसी का शोषण नहीं कर रहा। कैपिटलिज्म कब बनता है? जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इस बात को समझने के लिए पहले कुछ टर्म्स हैं जो वो समझनी पड़ेंगी। उसका एक चार्ट बनेगा। वो चार्ट यहाँ किताब पढ़ी है यार, वो ला दो, सभी को मिल जाएगी, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। सरदूल कहाँ है? सरदूल भी बाहर ही होंगे, पता है कौन सी नाम? सरदूल बाहर चला गया। पूर्ण रोजगार प्राप्ति मार्ग की किताब हिंदी च पई होनी है, वो चक लियाओ, इन्होंने दे दो ताकि सारी गल समझ आ जाएगी। ये सभी पंजाबी और हिंदी की किताबों में दर्ज है, मगर चार्ट बने बनाए चार्ट भी है हमारे पास, मगर वो इसलिए नहीं लाए कि भाई वो पंजाबी में और इंग्लिश में तो थे, मगर लाने का प्रयास किसी ने नहीं किया। वो किसी और शहर में पड़े अभी, तो कोशिश करते हैं कि वो मिल जाए तो आपको फिर आसान हो जाएगा। सेकंड ये इसमें ये है कि कुछ बातें ये है भाई, मिसाल के तौर पर गुड्स क्या है, कमोडिटी क्या है। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की शब्दावली है, वर्ड्स हैं, कंसेप्ट हैं। बुर्जुआ क्या है, प्रोलेटेरिएट क्या है, ये फिलॉसफिकल कंसेप्ट हैं। जब तक आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे तो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। जब आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपके लिए इतना रोचक हो जाएगा कि आप छोड़ेंगे ही नहीं, पढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है वो। मार्क्स ने उसकी किताब जब छपी थी तो 1867 था जब उन्होंने कैपिटल नाम की अपनी ये किताब पूरी की। पूरे 50 साल के बाद लेनिन ने ये कहा कि मार्क्स की किताब कैपिटल, उनके शब्द क्या है, नोटबुक में जो उन्होंने फ़िलॉसफी की एक नोटबुक लिखी ना, उसमें दर्ज किए
इट इज इम्पॉसिबल कंप्लीटली, इम्पॉसिबल ही बहुत था, कंप्लीटली भी साथ आ गया, मुकम्मल तौर पर असंभव है। किस बात के लिए? इट इज इम्पॉसिबल कंप्लीटली टू अंडरस्टैंड मार्क्स's कैपिटल, स्पेशली इट इज फर्स्ट चैप्टर, without having thoroughly studied and understand the whole of Hegel's logic. Hegel की बुक है ए साइंस ऑफ लॉजिक, विज्ञान, तर्क का विज्ञान क्या है, तर्क कैसे काम करता है। अगर आपको तर्क नहीं आएगा तो लेनिन क्या कहता है कि फिर आपने अगर वो समझ नहीं है तो आपको पहले हीगल का जो होल लॉजिक है, साइंस ऑफ लॉजिक बुक है, उसको पढ़ना ही नहीं, उसको समझना पड़ेगा। स्टडी एंड अंडरस्टूड। जो नेक्स्ट लाइन लिखी वो बड़ी कमाल की है। वो कहता है कंसिक्वेंटली, नतीजे के तौर पर, हाफ ए सेंचुरी लेटर, कदम लिख रहा वो 1917 में, इनकलाब के साल में लिख रहा है। कंसिक्वेंटली हाफ ए सेंचुरी लेटर नन ऑफ द मार्क्सिस्ट अंडरस्टूड मार्क्स। 50 बरे हो गया ना मार्क्स नूं किसी ने कैपिटल नहीं समझी। ये आज भी यही बीमारी है, आज भी यही दुखांत है कि लोग मार्क्स का नाम लेते हैं, उसकी कैपिटल को समझने का प्रयास नहीं करते। पहले चैप्टर में उसने इतना लॉजिक से काम लिया है, जो लॉजिक हीगल ने पेश किया ना अपनी पूरी बुक में, वो पूरे का पूरा लॉजिक है जो वो पहले चैप्टर में है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या बनी कि आपने अगर मार्क्स की दास कैपिटल, जो कैपिटलिज्म बुक किसके बारे में है, वो 4 बातें कहती हैं। पहली बात, कैपिटलिज्म शुरू कैसे होता है, क्या कहती है, कैपिटलिज्म का आरंभ कैसे होता है। सेकंड बात ये कहती है कैपिटलिज्म ग्रो कैसे करता है। तीसरी बात कहती है कि इसका डिके कैसे हो जाएगा अपने आप कहेंगे फिर डिके हो क्यों नहीं रहा, विनाश हो जाएगा इसका। बहुत से लोग ये इस बात पर ही कहते हैं हुआ तो नहीं, कैपिटलिज्म तो बढ़ रहा है। अगर मार्क्स का कहा समझोगे तब आएगा ना वो क्या कह रहा है, वो उस दृष्टिकोण से देखोगे तो बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो चौथे नंबर पर वो क्या कहता है कि इसके बदल में एक नया मॉडल, न्यू वर्ड कंसेप्ट है जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म, वो इसकी जगह लेगा। एक मैनू भी दे जी, कोई नहीं, हिंदी में कुछ ना कुछ गल करनी पै जानी है ना। इसके 13 नंबर पेज पर एक चार्ट है, आप वो निकाल लीजिए। आप हिंदी मास्टर, ये चार्ट की बात इनको पूरी की पूरी समझाना है।
ये इन्होंने ट्रांसलेट किया है, इसलिए मैं इनका साथ प्रयोग करना चाहता हूँ। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा, आपने आए नहीं थे, बात समझ लीजिए। मैं भी करूँगा, मिलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोशलिज्म उसके डिके के साथ ग्रो करता है। ये डायलेक्टिक्स है, एक का डिके हो रहा है, एक बन रहा है। अगर इस बात को समझ नहीं आएगा तो कोई अपना काम भी नहीं कर सकता। यहाँ एक शब्द आएगा प्रोलेटेरियन और बुर्जुआ, ये भी दो फिलॉसफिकल कंसेप्ट हैं। पूरे का पूरा जो कैपिटलिज्म है उसका आगू की लीडिंग रोल कौन अदा करता है? उस कैपिटल सरमाए को वो बुर्जुआ के नाम से डील करते हैं। जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास में एक खास नवीन मजदूर जमात है, नवीन, जिसको वो प्रोलेटेरियन कहता है। प्रोलेटेरियन की अगुवाई होगी तो बुर्जुआजी के साथ टक्कर होगी, वर्किंग क्लास टक्कर नहीं दे सकती। वर्किंग क्लास तो उसका वर्षे का दस्ता है, प्रोलेटेरियन उसका वर्षे की नोक है। अगर नोक ना हो तो लकड़ी काम करेगी। इसलिए प्रोलेटेरियन को भी समझना पड़ेगा, बुर्जुआजी को भी समझना पड़ेगा, और उसका कंसेप्ट जो धारणाएं हैं उनमें जो लॉजिक का इस्तेमाल किया है, आपका बौद्धिक स्तर उस लेवल पर जाएगा तब समझ आएगी। इसलिए लेनिन ने कहा ना, मैंने कहा कि 50 साल हो गए नतीजे के तौर पर कोई भी इसको समझने। खुद मार्क्स ने भी इसके बारे में क्या कहा कि मेरी किताब मध्यवर्गीय लोगों को शायद समझ नहीं आए, वो क्रिटिसाइज करें, मगर जिनकी ज़िंदगी है, जो प्रोलेटेरियन है, जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, कामगार हैं, वो पहली बार ही समझ सकता है। इसका मतलब है प्रैक्टिस में है ना, वो उसकी ज़िंदगी है, उसको समझ आ जाएगी। सो ये प्रयास करने के लिए मैंने ये बुक सबसे पहली लिखी थी, बाद में कई बुक्स आई। इसका एक किस्सा है, सोवियत यूनियन में पतन हो गया, राज चला गया। जो उनकी बुक्स आ रही थी उनमें उनके सोसाइटी के विवरण थे, रेफरेंस थे। तो लोग कहते थे रेफरेंस है तो उनका हाल क्या हुआ है, तो क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो धारणाएं गलत थी, पेशकारी गलत थी उनकी। तो मैंने यहाँ एक कैंप लगाया, 2003 की बात है ये। मैं किस्सा इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मैंने उसमें 42 लोग हाजिर थे। मैंने 3 दिन एक विषय, यही विषय उनको पढ़ाया। इनमें से कोई वो एक भी आदमी नहीं है यहाँ, वो अलग-अलग वो अपनी अपनी फील्ड में काम करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये किसी किताब में मिलता ही नहीं, आप इसको, आपने पढ़ाया बहुत अच्छा लगा, आप इसको लिख नहीं सकते। तो मैं उनके साथ, ये दिसंबर महीना था, 28-29-30 को, लास्ट 31 दिसंबर रह गया था। मैंने 3 महीने के लिए एक गुफा में चला गया। मेरे को ये संदेह था, डर था कि भाई कोई गलत ना कर बैठूं। तो मैंने कैपिटल का अध्ययन करने के बाद ये किताब लिखी। फिर मैं ये पढ़कर सुनाई, उनमें से डॉक्टर है
एक आदमी ये बैठे हैं, ये थे। मैं इनको पढ़कर सुनाई कि भाई डर लगता है कोई गलती ना हो जाए। मार्क्स का कल कहा था ना, मार्क्स कहता खुद अपने आप से डरो। अगर मैं एक बार गलती कर लूँ तो मेरा कंसेप्ट खराब हो जाएगा लोगों की नज़र में या नहीं हो जाएगा। मैं कोई सिद्धांतक गलती कर दूँ तो बाद में कोई यकीन करेगा। इसलिए मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी ये अनिवार्य है, इनएविटेबल है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते कि खुद आप जो काम कर रहे हैं उससे डरें कि इसका कोई उल्टा सीधा असर तो नहीं पड़ेगा। सीधा पड़े तो ठीक है, उल्टा मेरी पर्सनालिटी पर, मेरे कहने पर कोई और तो कर नहीं रहा, मैं दागदार तो नहीं हो जाऊंगा। ये बात करनी पड़ती है। जब ये छप गई तो कई लोगों ने मुझे ये कहा पढ़ने के बाद। एक आदमी की मेरे को बहुत अच्छी तरह, एक मीटिंग से बाहर निकले थे, वो प्रिंसिपल थे सबका, CPI के कंट्रोल कमीशन के मेंबर थे, अच्छे टीचर लीडर थे। उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई, मैं आगे जा रहा था, जगरूप रुकना, मैं रुक गया। तो उसने मेरे को कहा कि मैंने तेरी किताब पढ़ी है, आपने पूंजी का अध्ययन करने के लिए दास कैपिटल, उसको हिंदी में पूंजी कहते हैं, उसका पूरा नाम दास कैपिटल है, उसके बारे में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप उसको समझने के लिए ये किताब कुंजी का काम करेगी। की बुक बन गई, इसमें कंसेप्ट आपने जो क्लियर कर दिए, ये पूंजी पढ़ने के लिए बहुत, मैंने पूंजी पढ़ी है मगर आपने वो कंसेप्ट इसमें क्लियर कर दिए, नए लोगों को पूंजी पढ़ने के लिए उत्साहित करेगी। तो मेरे को तसल्ली हुई कि एक आदमी ने तो यार, किसी ने तो थापड़ा दिया है। ये आज से 23 वर्ष पहले की बात है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप इसको पढ़िए, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, जो आज यहाँ नहीं होंगे बाद में भी पढ़ते रहना, पढ़ के कैपिटल की ओर जाना। अगर कैपिटल का आप अध्ययन नहीं करोगे तो मैं ये समझता हूँ कि आप मार्क्स के साथ न्याय नहीं करोगे। न्याय करना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो न्याय हो जाएगा। आप पढ़िए, उसको समझ आएगी, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन उसमें ये समझाने की बात है। तो इसमें एक चार्ट बनाया मैंने, वो चार्ट आज भी, उसमें एक थोड़ी सी चीज़ चेंज करने की है, बाद में जो चार्ट बनाए उसमें की थी, अब कह देंगे वो क्या है। चार्ट बाद में पढ़ेंगे, मैं उसको कहता हूँ कि शब्द समझाएंगे कि मार्क्स कहता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन है जो, वो समझने की ज़रूरत है। क्या मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो पहले शब्द लगता है, क्या कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, या फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, या स्लेवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन है? कौन सा मोड ऑफ प्रोडक्शन है? पैदा करने का ढंग कौन सा है? मोड, ढंग, तरीका, सिस्टम कौन सा है इसमें? तो मोड ऑफ प्रोडक्शन समझने के लिए दो बातों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वो कह रहे थे, वो अगर शब्द नहीं समझाएंगे, मैंने कहा था ना कि प्री मैच्योर कर रहे हो, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन किस चीज़ पर बेस्ड है? वो दो चीज़ों पर बेस्ड है। जैसे सेल को मान लीजिए कि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है यहाँ, तो ये दो पार्ट बन गए। एक में है प्रोडक्टिव फोर्सेस, पैदावारी शक्तियाँ, और दूसरे में क्या है? प्रोडक्टिव रिलेशंस। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मोड ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसके नीचे जो
प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, वो किस चीज़ से बनती हैं, उसके नीचे कौन कौन सी चीज़ है, उनके आगे कौन से पार्ट हैं। सो वो पार्ट मार्क्स की ये बात समझने की कोशिश करनी, जिस बात को आप ऊपर से देख रहे हैं वो सिर की तरफ से दिख रही है, वो उल्टी दिख रही है। अगर उसको समझना है तो उसको पलट के उल्टा करके समझने का प्रयास करो, फिर वो समझ आ जाएगी। सो ये जो मॉडल है, आप पहले ऊपर से नीचे को जाएंगे पढ़ते हुए, फिर नीचे से कि कौन सी चीज़ दो मिलकर क्या बना रही हैं, फिर उसके साथ कौन सी मिलकर क्या बना रही हैं। इसी तरह दूसरी तरफ प्रोडक्टिव रिलेशन 3 तरह के हैं कि प्रोडक्शन करता कौन है, प्रोडक्शन करने वाला, प्रोडक्शन के साधनों का मालिक कौन है। वो ये भी हो सकता है कि प्राइवेट हो, ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट का हो, ये भी हो सकता है कि पब्लिक का हो। वो चीज़ों, उन बातों को समझने के लिए केवल पढ़ना नहीं है, उसके पूरे के पूरे जो व्याख्यान है, विवरण है, उसको समझने का प्रयास करना है। इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले वो चार्ट वो समझना है कि उसके नीचे क्या क्या है। आपके पास बुक्स है तो आसान रहेगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है, आइए भाई। मोड ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, मोड ऑफ प्रोडक्शन में पार्ट कौन कौन से बन गए। प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्शन रिलेशन। पढ़िए, आप बताइए कि समझ आया या नहीं आया। मैंने व्याख्यान कर दिया कि उत्पादन का ढंग क्या है, और उसके नीचे क्या है, 2 बिंदु बने हुए हैं। एक में क्या लिखा है, उत्पादन शक्तियाँ। हाँ, दूसरा क्या है, उत्पादन संबंध। हाँ, आगे उनके थल्ले तीर बना हुआ है, तो उसका पार्ट उत्पादन एक को लीजिए, कौन पड़ेगा। उत्पादन शक्तियों के 2 भाग है। उत्पादन शक्तियाँ 2 हिस्सों में होती है, एक उत्पादन के साधन और दूसरा है मानव श्रम और उसका अनुभव दक्षता। और उत्पादन के साधन भी 2 हिस्सों में बटे हुए, श्रम के साधन और उत्पादन का सहायक ढांचा। और श्रम के साधन भी 2 हिस्सों में, श्रम के औजार और श्रम की वस्तु। उसके बाद है उत्पादन के संबंध, जो कि 3 हिस्सों में। क्या समझे भाई, आपके पास है, सभी के समझ आया या नहीं आया। ये तेज़ी का मामला नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर बात सीधी सड़क पर चली जाएगी। मैं उदाहरण देता हूँ, फिर पढ़ोगे समझ आएगी। कोई आदमी जब काम करेगा वो किसी औजार से करेगा, टूल से करेगा, तो उसको पैदा करने का क्या बोलते हैं, नीचे है ना, एक वस्तु है, दूसरा क्या है, औजार है। श्रम के औजार। हाँ, औजार के साथ करेगा ना, जिस चीज पर काम करेगा उसको क्या कहते हैं, श्रम की वस्तु। ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर, वस्तु। मान लीजिए एक मोची है, कामगार हो गया, वो अपने जूता बनाने के रंबी और दूसरा हथौड़ी, वो सभी चमड़े पर काम कर रहा है। चमड़ा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर, जिस पर काम कर रहा है। जो उसके औजार हैं वो औजार के खाते में आ जाएंगे। दोनों मिलकर क्या कहेंगे, श्रम के साधन। श्रम के साधन। श्रम के साधन, प्रोडक्शन के नहीं, श्रम के। दोनों में से एक ना हो, किसी के पास औजार ना हो, तो वो रोजगार श्रम करने का काम कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर उसके पास औजार हो, चमड़ा ना हो, तो वो कर सकता है। दोनों में से एक चीज भी फिसल जाए, हाथ से निकल जाए, तो उसका श्रम करने का, काम करने का, प्रोडक्शन करने का काम
तमाम खत्म हो जाता है। पहली बात ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, इससे ऊपर क्या है, श्रम के साधन हो गए, उसका ऊपर ये दोनों मिलकर एक चीज कहलाते हैं। क्या बना, मैंने कहा ना, नीचे से समझना शुरू करोगे तो ऊपर से समझ आ जाएगा। फिर ये बन गया श्रम के साधन बन गए। फिर क्या, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, हाँ, उत्पादन के साधन में क्या क्या शामिल हो गया, श्रम के साधन और उत्पादन का सहायक ढांचा। हाँ, उन श्रम के साधन क्या थे, औजार और जिस चीज पर काम कर रहे हैं। जैसे किसान हल से काम कर रहा है या कहीं से काम कर रहा है, जमीन पे काम कर रहा है ना, जमीन ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गई, और उसका औजार हो गया। दोनों मिलकर जो पैदा करेंगे वो उसका उपजीविका बन गया, जीने का साधन बन गया, श्रम का स्रोत बन गया। इसके साथ दो चीजें और जुड़ जाएं, एक चीज और जुड़ जाए तो फिर क्या बन जाता है, वो कौन सी चीज है, मानव श्रम तो पहले ही है ना, वो तो सभी के साथ चलेगी। आप देखिए वो इसके ऊपर दो है, इसके साथ मिलने के साथ प्रोडक्शन के साथ, हाँ, कौन सी चीज़ है वो, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ नहीं है तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। एक सुपर स्ट्रक्चर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको रलगड नहीं करना। क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सहायक है प्रोडक्शन करने में। कितना कुछ आ जाएगा इसमें, बिजली सहायक है या नहीं, नहरें निकालते हैं, कनाल्स बनती हैं, वो सहायक हैं या नहीं, रास्ते हैं, सड़कें, वो सहायक हैं या नहीं, पुल बनते हैं, कहाँ कहीं जाना है रास्ते में, भाई ये तमाम बातों को क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसके साथ मिल जाता है, श्रम के साधनों के साथ। तो फिर ये क्या बन जाती है, उत्पादन के साथ, ये उत्पादन के साधन बन जाते हैं। इसके साथ श्रम मिल जाए, श्रम तो है ही है ना शुरू करने का, मैं कौन, फिर ये क्या बन जाती हैं, हाँ, उत्पादक शक्तियाँ बन जाती हैं। सो ऊपर से नीचे जाते और नीचे से ऊपर जाते बात समझ आने की मेरा ख्याल है पुष्टि तो होती है। अब दूसरी तरफ देखो, वो क्या है, संबंधों में 3 पार्ट बने हुए हैं, क्या क्या है उसमें, एक तो उत्पादन करने वाले का उत्पादन के साधनों के साथ संबंध, और दूसरा है कि उत्पादन करने वाले का उत्पादन के साथ संबंध, और उत्पादन करते समय अलग अलग समूहों के आपसी संबंध। क्या केवल शब्द हैं या बहुत बड़ा विस्तृत सामाजिक ताना बाना बन गया कि पैदा करने वाले का प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन, दूसरे तरफ जो एक शब्द है उत्पादन के साधनों के साथ क्या संबंध है, ये निर्धारित करेगा कि मॉडल कौन सा है, प्राइवेट है, कोऑपरेटिव है, सरकारी है, पब्लिक है, कितना कुछ डिसाइड करेगा ये एक बात। जो वसीले हैं हमारे पास, जो साधन हैं हमारे पास पैदा करने के, उनका पैदा करने वाले के साथ क्या रिलेशन है। दूसरे खाते में क्या है, प्रोडक्ट के साथ क्या संबंध है, हाँ, जो उन्होंने प्रोडक्शन कर दी उसके साथ प्रोडक्शन करने वाले का क्या संबंध है। लेबर का प्रोडक्ट, आप एलियनेशन की बात करते थे ना, इसमें आ जाएगा या नहीं आ जाएगा पूरे का पूरा। हम क्या कहते हैं, मजदूर बिल्डिंग सारता है, जब तैयार हो जाती है तो उसको भीतर जाने का अधिकार
बंद हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जिसने पैदा की उसका उसके साथ क्या है, उसका तो इतना है ना कि वो उजरती मजदूर है, उजरत से काम किया, वो काम करने के बाद वो निकल गया, उसका तो उसके साथ कोई संबंध रहा नहीं। फल पैदा करने वाला खुद फल खा सकता है, पेमेंट करके खाएगा, सीधा तो नहीं खा सकता। मैं पूरी के पूरी कि पैदा जो कर दिया उसके साथ पैदा करने वाले का क्या रिलेशन है। ये रिलेशन भी हो सकता है कि मैं पैदा करूं तो उस पर मेरा ही अधिकार हो, किसानों का अपना है या नहीं। इसका मतलब ये एक फिक्रा नहीं है, ये पूरी व्यवस्था को समझने के लिए है। किसी एक क्षेत्र पे सभी क्षेत्रों पे लागू होता है। हाँ, सभी जगह। कितने फील्ड हैं। दस्तकार का क्या होगा, दस्तकारी का तो वो मालिक होगा ना, कि जो चीज़ उसने बनाई है वो बेचने जाएगा। दस्तकारी अलहदा और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन अलहदा है, दस्तकारी के साथ इसको रलगट नहीं करना है। तीसरा खाना कौन सा है, उत्पादन करते समय अलग अलग समूह के साथ आपसी संबंध। बस ये एक फिक्रा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मिसाल के तौर पर एक दस्तकार कोई चीज़ पैदा करता है, वो भी मंडी में लेकर जाएगा। एक कारखानेदार चीज़ पैदा करता है, वो भी मंडी में जाएगी। एक रॉ मटेरियल पैदा कर रहा है, किसान क्या पैदा करता है, वो रॉ मटेरियल पैदा करता है। गन्ना पैदा करता है, उससे खंड बनती है, चीनी बनती है। रुई पैदा करता है, उससे कपड़ा। रूह कपड़े के लिए रॉ मटेरियल है। वो कणक पैदा करता है, कणक का फ्लोर बनता है, आटा बनता है, आटे से ब्रेड बनती है। दूसरा जो फिनिशिंग गुड्स हैं, जो फाइनल गुड्स हैं, जो वो आगे उनके लिए ये क्या बनता है। तमाम खेती बाड़ी मेन किसका विषय है, रॉ मटेरियल का। वो प्रोडक्शन तो लगता है कि मैं मालिक हूँ, मगर पैदा क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल। तो उसका माल मंडी में जाकर बिकना है ना, तो मंडी की व्यवस्था क्या है कि मंडी में कंपटीशन है या मोनोपोली है। अगर कंपटीशन है तो भाई बोली लगेगी, अगर मोनोपोली है तो उसका हुक्म चलेगा कि इस रेट पर ही खरीदेंगे, बेचना बेच, नहीं तो सड़ी जा यहाँ बैठा रहे। तो बात समझ आई या नहीं आई। इसमें एक और बात यह है कि रॉ मटेरियल और जो फाइनल गुड्स बनी हुई हैं उनका तबादला, उनके साथ क्या रिलेशन है कि मेरा कितना हिस्सा उतना उसका कितना हिस्सा, तबादले की बात है ना। रॉ मटेरियल पूरे का पूरा किसान को नहीं मिल रहा करके किसान सड़कों पर है ना। वो अलहदा बात है कि कुछ लोग मजदूरी के साथ संबंध तोड़ कर केवल किसानी की बात करते हैं। मैं आपको दसों जो आपको कि अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं ना, वो किसानों को सत्यानाश करने वाले भाषण मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस बात को ना समझने के प्रयास से निकलता हूँ। प्रयास ही नहीं करते कि इस बात को समझिए कि भाई ये रिलेशन है, कोई नया रिलेशन है कि भाई ये भी पैदा कर रहा है, ये भी पैदा कर रहा है, ये भी पैदा कर रहा है। कितने लोग हैं, कितनी बनेगी, किसका माल किस रेट पर दूसरे के पास जाएगा, ये संबंध है। वो पैदावार के संबंध का मतलब क्या है, इसका नाम दिया है चीज़ों का तबादला, गुड्स का तबादला। ये संबंध बनते हैं। संबंध कोई और चीज़ नहीं है, संबंध कोई हवाई नहीं है, कंक्रीट हैं एक दूसरे के साथ। इसका कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनता है कि पहले तबादला कैसे था। पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या है, एक गुड्स को लेकर के दूसरे गुड्स को ले लिया जाए। हाँ। अगला बताइए। गुड्स और जिन्स का नया शब्द आ गया।
एक गुड्स, उसको जिन्स कब कहते हैं? गुड्स, जिन्स कब बनेगी? कमोडिटी कब बनेगी? वो बेचने के लिए दिया गया। जब वो तबादले के फील्ड में चली जाएगी तो वो ही गुड्स को क्या कहेंगे? वो कमोडिटी बन गई। होती गुड्स ही है मगर उसका नया नाम बन गया क्योंकि उसमें एक नई चीज आ गई। गुड्स का तबादला हो रहा है। तबादला इसमें हो रहा है कि मैं कितनी दूंगा कितनी लूंगा, ये तो गुड्स का बन गया ना। जब ये मुकाबले में चली गई तो इसका नाम क्या है? इसमें दो नई चीज क्या आ गई? एक को कहते हैं यूज वैल्यू, एक को कहते हैं एक्सचेंज वैल्यू। और ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तो आप शब्दों से परिचय होते होते कंफ्यूज होंगे। जब पूरे का पूरा डिस्कशन के बाद आएगा फिर आपको बात समझने की शुरू आएगी। इस बात को समझने आप तो पूरे का पूरा जो एआई डिवाइस का मामला वो समझ आ जाएगा। जो सवाल मैं अब कर रहा हूँ, किसी बात का यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू का क्या अंतर है? एक फिक्रा आपने सुना होगा कि साइंस सीधा प्रोडक्टिव फोर्स बन गई, कहते हैं ना। सुना या नहीं? किसी ने नहीं सुना। साइंस सीधा पैदावार कर रही है, कहते हैं या नहीं कहते? नहीं है, सुना नहीं कभी। बस एआई क्या कर रही है? उसमें जिंदा किरत लगी है। वो क्या कह रहे हैं कि जिंदा किरत मैंस कर दी। उनका स्लोगन क्या है? एलोन मस्क ने क्या कहा 24 फरवरी पिछले साल? उसने कहा कि हम उस दौर में शामिल हो गए यहाँ लेबर फ्री प्रोडक्शन शुरू हो गई। लेबर फ्री का मतलब क्या है? उसमें जिंदा किरत मशीन ही पैदा कर रही है या नहीं कर रही? तो ये बात तब समझ आएगी अगर आपको यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू समझ आएगी। ये क्या है? जो नेचर पैदा करती है। नेचर में धूप है, बरखा का पानी है, हवा चलती है। हम इसका यूज करते हैं या नहीं करते? इसकी पेमेंट करते हैं? इनका जो हमारे लिए लाभदायक है हम उसका यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। उसको क्या बोलते हैं? यूज वैल्यू है। गुड्स है जो वो यूज वैल्यू है। जब वो तबादले में आ जाती है तो उसके साथ तबादला तब करेंगे ना कि मैं यूज करना चाहता हूं, मगर एक नई बात आ गई ना कि मुझे उसका यूज करने के लिए भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, वो चांदरे में कुछ देना पड़ेगा। इसलिए उसका नया नाम आ गया कि वो अब गुड्स नहीं है, वो कमोडिटी बन गई। तो जो एलोन मस्क कह रहा है वो क्या कह रहा है कि आज का जो डिवाइस है प्रोडक्टिव एआई, उसमें लिविंग लेबर नहीं है। जब लिविंग लेबर नहीं है तो उसका मतलब क्या? मतलब वो इतनी कम होगी लिविंग लेबर, उसको हुक्म देने का ही है ना, पॉइंट के रूप में उसमें जिंदा किरत का रोल है, पार्टिसिपेशन है। तो इसका मतलब क्या कि वो जैसे नेचर की प्रोडक्ट है ना, उस लेवल पर यूज वैल्यू पैदा कर रही है, ना कि कमोडिटी पैदा कर रही है। कमोडिटी तो वो अपनी स्टेट की पावर से हमें लूट रहा है। ये इतना कंफ्यूजिंग है ये काम कि भाई ये टर्म यूज वैल्यू क्या है, एक्सचेंज वैल्यू क्या है, ये इस बात के साथ जुड़ी हुई है, मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ। राहुल जी बैठे हैं,
इंडिया में 70 तक ये बहस चलती रही, JNU वगैरह दूसरे जो बौद्धिक लोग हैं, कि हिंदुस्तान का मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। मोड ऑफ प्रोडक्शन तय हो जाए तो जो ये नक्सलाइट, दूसरे कम्युनिस्ट, CPM कितने ग्रुप हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड कर लें तो उनका प्रोग्राम एक हो जाएगा। वो कहते हैं जिनका मोड ऑफ प्रोडक्शन में अंतर है, वो समझ में अंतर करके वो पार्टियां लहजा बनाकर बैठे हुए हैं। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। वो कोई कहता है इसको कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, कोई कहता नहीं सेमी फ्यूडल सेमी कैपिटलिस्ट है, कोई कहता नहीं डोमिनेटिंग मोनोपोली स्टेट है, कोई कुछ कहता है। ये करेक्टराइज है जो इसको समझना उसका गड़बड़ हुई है। तो आप विद्यार्थी हैं, आप इसको समझना चाहते हैं, तो ये मॉडल जो मैंने आपको कहा है, ये आपको उसके लिए एक दिशा निर्देश देगा। पहले ये कितने शब्द इसमें आ गए, प्रोडक्टिव टूल्स आ गए, प्रोडक्टिव ऑब्जेक्ट आ गया, वो विस्तृत हो जाएगा। जैसे चमड़े की बात कही है, तो कोई रोटी बना रहा है तो उसका अलहदा होगा, तंदूर उसका, अग्नि उसका, क्या क्या चेंजेस आ जाएगी, किसान का क्या आ जाएगा। फैक्ट्री में जाओगे तो उसमें रॉ मटेरियल जिस पर काम कर रहे हैं वो क्या क्या चेंज होता चला जाएगा। ये पूरे का पूरा एक विस्तृत मॉडल आपके मन में उतरना चाहिए। आगे क्या करना है, पहले ये बताओ, ये कुछ पकड़ में आए शब्द या नहीं आए? यहाँ तक तो आगे यूज ऑफ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू वाला प्रोसेस। ये फिर आगे फिर एक समस्या खड़ी हो जाती है कि यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू जब प्रोडक्शन करते हैं, इसमें ये कैसे पैदा होती है? बस यही मार्क्स की कमाल है। मार्क्स ने ये कमाल करके दिखाया, समझाया। तर्क के लिहाज पर उन्होंने कहा जो लेबर है ये टू फोल्ड है। जो मानव है, कृत कर रहा है, कृत शक्ति है, लेबरर है, इसकी जो लेबर है ये टू फोल्ड है, दो तय वाली है। एक कंक्रीट है, एक एब्स्ट्रैक्ट है। कंक्रीट कौन सी है? ये पूरे का पूरा काम करने जाएगा ना। लेक्चर जब मैं आया हूं ना आपके पास, तो मैं कंक्रीट रूप में हूं ना, ठोस रूप में हूं ना, मगर मैं बोल रहा हूं, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है ना। एनर्जी एब्स्ट्रैक्ट लेबर है। मेंटल लेबर, मैनुअल लेबर जैसा है क्या कुछ? मेंटल आप पहले जो कंसेप्ट है उनको रोक के रखो। ये वक्री बात है कि आप पहले उनको फिट करना चाहते हैं कि उनमें से कंपैरिजन करूं। पहले इस बात को समझो, फिर आप उसको लागू करना, फिर आपको समझ आएगी। अगर पहले ही आप उस पर चले जाओगे तो ये बात समझ नहीं आएगी। नई बात है जो पहले उसको समझो, फिर अपने वाली जो पहले है कि उसमें क्या फॉल्ट है, या ठीक है, मेल खाती है या नहीं खाती है। नई चीज़ के साथ आपके पास नई चीज़ पहले वाली को मिलने का काम करेगी ना, मैयर करने का काम करेगी, टेस्ट करने का काम करेगी। वो काम लो, ना कि उसके हिसाब से इसको टेस्ट करो। मिलने वाले औजार से उसको मिनो, उस औजार से इसको ना मिनो, उल्टा करो। यही कम्प्लेक्स है, इसमें गुंजल यही है। तो क्या आप देखिए, एक लेबरर काम करने जाता है, वो कंक्रीट रूप में जाता है तो वर्कर ही, मगर वो तो कंक्रीट रूप में वापस चला गया।
मगर क्या लेकर गया है? एनर्जी ख़त्म की है। वही एनर्जी फिर जो फिलॉसफी में पढ़ के आए हैं, ये एनर्जी पैदा करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? खुराक खानी पड़ेगी। MC2 आ गया ना, कितनी खाओगे खुराक, कितना आराम करोगे, तो फिर ये एनर्जी पैदा हो जाए, कल फिर नया निर्वाह होकर फिर काम करने चला आए। तो तबादला होगा ना मेरी एनर्जी का। किस बात से? कि यही एनर्जी दोबारा पैदा करनी हो तो कौन कौन सी चीज़ कंज्यूम करनी पड़ेगी, कितना आराम करना पड़ेगा। जितनी उसकी कीमत होगी उतनी मेरी एनर्जी की मेरी वेज होगी। वेज किसके बराबर है? जो एनर्जी खारिज हुई है, उस एनर्जी को पूरा करने के लिए जितना कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा, आटा कितना करना है, मिल्क कितना करना है, शुगर कितना करना है, घी कितना करना है, वो तमाम वो कंज्यूम करने के बाद मतलब उसको बनाना भी या आग दूसरा सभी, और उसके बाद कितना समय आराम करो तो वहाँ के वे ये फिर एनर्जी में आ जाए। आराम भी उसमें शामिल है ना, तो आराम करने के लिए घर भी देना पड़ेगा ना, वो भी उसमें शामिल हो जाएगा कि नहीं? ये खारिज हो जाएगा, बूढ़ा होकर मर जाएगा, तो इसकी जगह एक नया वर्कर भी चाहिए ना। इस करके फैमिली भी साथ जुड़ जाती है। तो कितनी वेज तय होती है कि वेज कैसे तय होती है? ये वेज, वेज किसको कहते हैं? जो एनर्जी का मूल्य है उसका स्पेशल नाम है वेज। कृत शक्ति की कीमत को जब मनी में तब्दील किया जाता है, वटांतरा किया जाता है, एक्सचेंज करते हैं, तब उस रकम को क्या कहते हैं? वेज कहते हैं। वेज ये कैसे तय होती हैं? कि जितना मैं काम किया, मैं एनर्जी वेस्ट की, ये एनर्जी मुड़ के पैदा करने के लिए मुझे कितना कुछ खाना पड़ेगा, जितनी उनकी कीमत है उतनी मेरी उजरत होगी। जब कंक्रीट लेबर और एब्स्ट्रैक्ट लेबर पैदा कर दी, तो उसने कहा जो कंक्रीट लेबर है वो क्या पैदा करती है? ये बात समझोगे तो वो कंक्रीट चीज़ ही पैदा करती है। किसान अपनी मेहनत के साथ जो काम कर रहा है, वो गेहूं पैदा कर रहा है, मक्की पैदा कर रहा है, कंक्रीट है ना, इसका मतलब वो यूज वैल्यू पैदा कर रहा है, मगर उसकी कीमत कितनी होगी एक्सचेंज करने के लिए, वो कौन डिसाइड करेगा? वो उजरत जितनी आई है वो उसमें उतनी जाएगी। मतलब एब्स्ट्रैक्ट लेबर है जो वो कीमत, मूल्य पैदा करती, वैल्यू पैदा करती है। और ये कन्फ्यूज़न जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मार्क्स की कैपिटल समझ नहीं आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मैंने आपको कहा कि लेनिन ने भी कह दिया, मगर किसको समझाएगा? जो इसके भीतर उतर जाएगा। जो इसको कहेगा मैंने क्या लेना, वो नहीं समझ पाएगा। तो फिर रिपीट करें तो क्या है? 4, 5, 6 शब्द बन गए, आप नोट कर लीजिए। क्या बन गया? लेबर है जो ये 2 फोल्ड है, नोट कीजिए। क्या ये? लेबर 2 फोल्ड है। कौन कौन सी है? पहली ये है कि ये कंक्रीट लेबर है। सेकंड क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट लेबर है। कंक्रीट लेबर
यूज वैल्यू पैदा करती है और एब्स्ट्रैक्ट लेबर एक्सचेंज वैल्यू पैदा करती है। इसमें बढ़ोतरी कौन करता है? प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? सारे की सारी कैपिटल इस बात पर केंद्रित है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने के लिए दो चीज़ें चाहिए, लेबर का एक्सपीरियंस और एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, तजर्बा एंड हुनर उसका। एजुकेशन क्या करती है? हुनर को बढ़ावा देती है। इस करके आज का प्रोडक्टिव कामा अनपढ़ चलेगा? नहीं चलेगा ना, पढ़िया लिखी करेगा ना। वो भी हाईली एजुकेटेड आज के डिवाइस पर वही काम करेगा, कोई दूसरा कर पाएगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सी काम करती है? एजुकेशन। एजुकेशन एक्सपीरियंस के साथ मार्क्स कहता भी आदमी सीख सकता है, वो एवरेज पर आ जाती है। इसको बढ़ाने का सबसे बड़ा रोल कौन अदा करता है? इम्प्रूवमेंट ऑफ द टूल्स। टूल, मैंने आपको कहा ना कि टूल का प्रोसेस कहाँ तक चला आया। आप देखिए, पहले औजार क्या है? खेती बाड़ी से देख लीजिए, दाती है, हथौड़ा है, फैक्ट्री में दूसरा, ये साधारण जैसे टूल्स कहते हैं। फिर इसको क्या कहा गया? कब कहा गया? पहले कारखानेदारी है, यहाँ हाथ से काम हो रहा है। फिर मशीन जब आ गई, इंजन आ गया, तो वो कम्प्लेक्स हो गया पहले से, तो उसके टूल्स हैं जो उनको भी इम्प्लीमेंट्स करने लगे, औजार करने लगे।